नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत वे क्वेश्चन जिनमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं उनको देखने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आपको हम ऑथेंटिकल प्रूफ समेत देंगे कि आप कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जब ऑब्जेक्शन लगाते हो तो उसमें जो प्रूफ मांगेंगे आरबीएससी, एनसीईआरटी या फिर 9 से 10 तक की जो हिंदी की व्याकरण बुक आती है, इसी के साथ हिंदी की रेफरेंस बुक है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से, जिनके कुछ मीनिंग थे उनके कुछ अलग ऑप्शन माने गए थे, उन ऑप्शनों को भी देखेंगे। और आपको पता है आलोक राज जी के द्वारा कल से ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। आप प्रत्येक क्वेश्चन का 100 रुपए की फीस के साथ ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो जिन बच्चों को भी डाउट था, हमने लगभग कई बच्चों से या अधिकांश बच्चों ने जो कमेंट किए और उनके द्वारा जो कंफ्यूजन थे उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन बच्चों को कंफ्यूज था लेकिन वास्तव में बोर्ड के द्वारा आंसर सही माना गया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनमें बोर्ड के द्वारा या तो आंसर गलत माना गया था या फिर वो क्वेश्चन गलत था या फिर उसके आंसर 1 से 2 ऑप्शन आंसर थे। उन सभी क्वेश्चनों को आज हम देखने वाले हैं प्रूफ के सहित। देखिए, चतुर्थ श्रेणी भर्ती लेटेस्ट अपडेट, इन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाओगे तो बोनस 100% मिलेगा। ऑब्जेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं कल से। देखिए किस किस थे, राजस्थान का इतिहास एवं सांस्कृतिक, राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन, शौर्य परंपरा, 9th और 10th की आरबीएससी बुक है। इसी के साथ हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोधनी 9 से 10 तक चलने वाली, सीबीएसई, आरबीएससी इंग्लिश, इन सभी ऑथेंटिकल प्रूफ के साथ देखेंगे। देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? देखिए एक बार, क्वेश्चन में क्या पूछा गया एक बार आप आंसर दीजिए। बोर्ड के द्वारा क्या माना गया आपको ये बताएंगे। देखिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया? प्रश्न ने पूछा गया था अपनाया गया है, प्रश्न ने पूछा है अपनाया गया, और कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर सी है, बोर्ड के द्वारा भी सी माना गया था। क्या माना गया था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का डाउट था, बोल रहे थे सर 26 जनवरी 1950 होना चाहिए। कमेंट में लोगों के बच्चों कुछ डाउट थे तो आपको बताते हैं 26 जनवरी 1950 को, 1950 को हमारे संविधान को अपनाया नहीं गया था बल्कि पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। पूर्ण रूप से लागू लागू कर दिया गया था, कर दिया गया था। जबकि 26 नवंबर 1949 क्या हुआ था? 1949 को अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था? अपनाया गया था। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी, बोर्ड के द्वारा सी माना गया था। कुछ बच्चों को डाउट था कि 26 जनवरी 1950 होगा, जो कि रॉन्ग है, इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये देखिए, ये आपको एक बुक है, रेफरेंस बुक में से इसे डाटा उठाया गया है और मेरे हाथ से लिखकर आपको बताया गया है। कब से? देखिए 11वीं बैठक होती है 26 नवंबर 1949 को। बैठक में भाग कितने लिया? 284 लोगों ने भाग लिया था। इस संविधान सभा को पारित हुआ, वे संविधान सभा ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। कुल हस्ताक्षरकर्ता 284 लोग बैठे थे, सभी ने हस्ताक्षर किए। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति बलवंत सिंह जी थे उदयपुर के, जिसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया। सबसे लास्ट में हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। इस दिन किसी बात हुई है 26 जनवरी को। इस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या गया था? अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। यहां बोल सकते हो संविधान सभा को के द्वारा अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था या आत्मर्पित किया गया था। चारों शब्दों में से कोई भी आए, राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? काली सिंध, शेषा, सुकड़ी, मोरेल या अनुत्तरित प्रश्न। एक बार आंसर दीजिए।
देखिए, आप सोच रहे होंगे सर गंभीर नदी है, वो तो बेड़च की सहायक नदी है और बेड़च बनास की, आप क्या सोच रहे होंगे? गंभीर। देखिए एक बार, आप डाउट है उसको बताते हैं। गंभीर, आप सोच रहे होंगे ये किसकी नदी है? ये बेड़च की सहायक नदी है। किसकी? बेड़च की सहायक नदी है। और बेड़च किसकी है? बनास की। तो आप सोच रहे होंगे इनमें से कोई ऑप्शन आना चाहिए कि बेड़च या बनास। और गंभीर की कोई सहायक नदी नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो बेड़च नदी की सहायक नदी है गंभीर नहीं, गंभीर है। कौन सी है? गंभीर है। लेकिन प्रश्न में कौन सी नदी दे रखा है? गंभीर नदी। कौन सी नदी? गंभीर नदी। तो गंभीर नदी है, ये अलग नदी है, गंभीर अलग नदी है, तो ये गंभीर नदी कौन सी है फिर? ये गंभीर नदी है। इसकी सहायक नदी देखिए कौन कौन सी है, जैसे शेषा, अट्टा, भद्रावरी, ये इसकी प्रमुख नदी है। शेषा है, अट्टा है, भद्रावरी है, इसी के साथ बरखेड़ा है। बरखेड़ा, ये इनकी प्रमुख सहायक नदी किसकी? गंभीर की। प्रश्न ने गंभीर पूछा है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शेषा। कौन से होगा? शेष होगा। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये गंभीर नदी है, इसकी कोई सहायक नदी नहीं है, गंभीर खुद बेड़च है, बनास की सहायक नदी है, और बेड़च और बनास इसमें कोई नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत होना चाहिए, ऑप्शन डिल्ट होना चाहिए। लेकिन डिल्ट नहीं है, क्वेश्चन सही है बिल्कुल। आपको पढ़ने में ध्यान रखना है, गंभीर दिया हुआ है या गंभीर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण सबसे कम है? नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा पूछा है? वन आवरण, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण कहां पर है? चूरू, जैसलमेर, अजमेर, भीलवाड़ा। इसका राइट आंसर बोर्ड के द्वारा क्या माना गया था? चूरू माना गया था। क्या माना गया था? चूरू माना गया। और राइट आंसर क्या होगा? चूरू होगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर पश्चिम राजस्थान है और जैसलमेर जिले में सबसे कम वन होते हैं, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? जैसलमेर होना चाहिए। क्या बोल रहे थे? जैसलमेर होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वन होते हैं वो आपके पश्चिम राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर में कम नहीं होते। इसके आंकड़े डाटा के अनुसार होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट आती है, और वन रिपोर्ट के अनुसार ही वन किस जिले में सबसे कम है, किस जिले में सबसे ज्यादा है, प्रतिशत में कहां पर कम है, सबसे ज्यादा कहां पर है। ये वन डाटा या आंकड़े के अनुसार होते हैं, न कि पश्चिमी राजस्थान में। तो एक बार देखिए, इसको आप बताते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार फॉरेस्ट कवर एरिया राजस्थान में वनावरण कितना है? 16,548 है। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार कुल वन क्षेत्र कितना है? 4.84% है। 83 वर्ग किलोमीटर में कमी हुई है पिछली तुलना में। देखिए, प्रश्न ने पूछा था न्यूनतम, न्यूनतम वन आवरण कहां पर है? चूरू और हनुमानगढ़। तो सबसे कम कहां पर है? चूरू में। उससे कम कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ट्रिक कैसे याद रख सकते हो आप? चूआ, चू से चूरू, आ से हनुमानगढ़। देखिए आगे प्रतिशत में न्यूनतम चूरू है न्यूनतम, और दूसरा नंबर क्या है? जोधपुर है। तो देखिए चूरू, चूरू दोनों जगह प्रतिशत में और वन आवरण दोनों में सबसे कम है, तो राइट आंसर क्या होगा? चूरू होगा, न कि जैसलमेर। नेक्स्ट देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर द वर्ड मेमो। अर्धसारकीय, शपथ पत्र, ज्ञापन या प्रस्तुति। इसका राइट आंसर बोर्ड के द्वारा क्या माना गया था? ज्ञापन। राइट आंसर क्या होगा? ज्ञापन होगा। फिर भी बच्चों कमेंट था कि सर मेमो थोड़ी होता है, इसका तो पूरा होता है मेमोरेंडम। क्या होता है? मेमोरेंडम। लेकिन आपको बताते हैं मेमोरेंडम का ही संक्षिप्त रूप है मेमो, जिसका अर्थ भी क्या होता है? ज्ञापन होता है। यदि आपको मेमोरेंडम दे या फिर मेमो दे, दोनों का अर्थ क्या होगा? ज्ञापन होगा। तो इसको बोर्ड के द्वारा माना गया आंसर राइट है, इसलिए इसमें कोई ऑब्जेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके केवल पैसे खर्च होंगे, नहीं तो क्वेश्चन डिलीट होगा, नहीं इसका ऑप्शन चेंज होगा। देखिए, एमएस वर्ड में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग लिया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल अल्ट प्लस एन, कंट्रोल अल्ट प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। एक बार इसका आंसर दीजिए।
देखिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल प्लस, देखिए ये अभी आपको लिया गया है डाटा जिसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी है, जिसका अर्थ होता है एक डुप्लीकेट फाइल को क्रिएट करने के लिए। लेकिन फिर भी बच्चों कमेंट था कि सर ये तो होती नहीं है, इसका राइट आंसर तो होना चाहिए कंट्रोल प्लस डी, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। हाँ आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि किसी फाइल की आपको डुप्लीकेट फाइल बनानी है। क्या बनानी है? डुप्लीकेट फाइल बनानी है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी होती है, किसमें? एमएस वर्ड में डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए। लेकिन आप देखोगे चारों ऑप्शन में कंट्रोल प्लस डी नहीं है, तो क्या ये क्वेश्चन डिलीट होगा? बिल्कुल डिलीट नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल प्लस डी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी दोनों का एक ही कार्य होता है एमएस वर्ड के अंतर्गत डुप्लीकेट फाइल बनाना। डुप्लीकेट फाइल बनाने का अर्थ है उसी फाइल की दूसरी कॉपी बनाना सेम फाइल की। तो कंट्रोल प्लस डी भी राइट आंसर है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी भी राइट आंसर है। देखिए आपको बता दिया गया है दोनों का अर्थ ही होता है एक डुप्लीकेट फाइल को बनाना। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2025 में पार्वती, काली सिंध, चंबल, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? देखिए एक बार इसका आंसर दीजिए। कब? जनवरी 2025। और जनवरी कब? 22 जनवरी 2025 को पार्वती, काली सिंध, चंबल, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? राम जल सेतु लिंक परियोजना, राम सेतु लिंक परियोजना, सॉरी जल सेतु लिंक परियोजना, राम जल लिंक परियोजना, अमृत जल लिंक परियोजना। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और बोर्ड के द्वारा क्या माना गया था? ऑप्शन नंबर ए माना गया था। लेकिन कुछ बच्चे थे उनके ये तो मास्टर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनकी सीरीज अलग थी, उनके फर्स्ट ऑप्शन क्या था? फर्स्ट ऑप्शन उनके अंदर था ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने कमेंट किया कि सर राम जल लिंक परियोजना हो सकता है। बिल्कुल नहीं होगा। देखिए राम जल सेतु लिंक परियोजना है, नहीं कि राम जल लिंक परियोजना, क्योंकि उन बच्चों के द्वारा ये क्वेश्चन को पढ़ा गया था। फर्स्ट ऑप्शन ये था राम जल लिंक परियोजना, उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ा, फटते फर्स्ट ऑप्शन को आंसर लगा दिया। लेकिन क्या उसका आंसर राम जल लिंक परियोजना होगा? नहीं। क्या होगा? राम जल सेतु लिंक परियोजना, RSLP होगा, न कि RJLP। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है, आपके पढ़ने में गलती हुई है उस कारण इस क्वेश्चन को आपने सी भर दिया। जिनके ऑप्शन फर्स्ट ये था उन्होंने ठीक भरा, लेकिन जिनके फर्स्ट ऑप्शन ये था वो जल्दीबाजी की वजह से ऑप्शन सी भरा है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुखपीठ कहां पर स्थित? क्या पूछा है? मुखपीठ। मुखपीठ कहां पर है? मुखपीठ कहां पर है? मुखपीठ जोधपुर में आपको पता है मुखपीठ है वो जोधपुर में, जबकि इसकी जो शाखा है, ये ब्रांच है, वो कहां पर है? जयपुर में। लेकिन फिर भी देखिए डाउट था इसलिए मैंने बताया, किसी प्रकार का सामान्य कोई डाउट नहीं है, लेकिन बच्चों के द्वारा कमेंट किया गया था कि सर इसमें भी हमें डाउट है, कल कंफर्म कीजिए, इसलिए कंफर्म लेके आए हैं। यदि आपसे क्या क्या पूछा जाता है, देखिए यदि आपसे हाई कोर्ट की मुखपीठ पूछा जाए, क्या मुखपीठ पूछा जाए या पीठ पूछा जाए, आंसर क्या होगा? जोधपुर होगा। क्या होगा? जोधपुर होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए उसकी शाखा पूछी जाए, ब्रांच पूछी जाए, या प्रमुख खंडपीठ पूछी जाए या खंडपीठ पूछी जाए, आंसर क्या होगा? जयपुर। ध्यान रहे इसमें मुखपीठ है और इसमें खंडपीठ है, फर्क यही है मुखपीठ और खंडपीठ। तो जयपुर होगा। यदि मुखपीठ पूछा जाए जोधपुर होगा। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ था। श्याम सोता है, कृष्ण नहाता है, महेश घासता है, राम पढ़ता है। अधिकांश बच्चों को किसी भी क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, इसका पता लगाने के लिए वे केवल दो ही ऑप्शन लेते हैं, क्या और किसको के साथ प्रश्न करते हैं। यदि उसका आंसर मिलता है तो सकर्मक होती है, यदि आंसर नहीं मिलता है अकर्मक होती है। तो एक बार आप लगाइए, क्या सोता है? क्या पूछोगा? क्या सोता है? कोई उत्तर नहीं आया। क्या नहाता है? कोई उत्तर नहीं आया। क्या घासता है? कोई उत्तर नहीं आया। क्या पढ़ता है? कोई उत्तर नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? ये चारों अकर्मक क्रिया है। इसका मतलब यही हुआ कि चारों अकर्मक क्रिया है और इसमें कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है कौन सी अकर्मक क्रिया नहीं है। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? डिलीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रश्न क्या होना चाहिए? डिलीट होना चाहिए। तो बच्चों के द्वारा या तो क्वेश्चन को छोड़ा है या फिर उन्होंने ऑप्शन क्या भर दिया? ये भर दिया। क्या ऑप्शन भर दिया था उन्होंने? ऑप्शन ए भर दिया था, या कुछ बच्चे इसको छोड़ भी आ गए थे। लेकिन देखिए आपको बताते हैं
ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये केवल आपका भ्रम है कि क्या और किसको के साथ। सबसे पहला काम होता है आप क्या या किसको के साथ प्रश्न करें, किसको के साथ प्रश्न करें। यदि ऑप्शन मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन यदि राइट आंसर नहीं मिलता है तो सबसे पहले आप क्रिया को अलग करें। क्रिया किसको अलग करें, सोता को अलग करें, नहाता को अलग करें, खांसता को अलग करें, पढ़ता को अलग करें। उसके बाद में आप मन से उत्तर लाने करें। क्या सोता है, क्या उसमें कोई उत्तर आ सकता है, किसी भी स्थिति में नहीं आ सकता। क्या नहाता है, कोई उत्तर आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या खांसता है, कोई उत्तर आ सकता है, नहीं आ सकता। लेकिन फोर्थ में देखिए आपसे पूछता है क्या पढ़ता है, क्या पूछा था आपसे, क्या पढ़ता है, तो आपके मन में आएगा दिमाग में क्या पढ़ता है, तो आप बोलोगे सर पुस्तक पढ़ता होगा। हो सकता है पुस्तक पढ़ता है, हो सकता है न्यूज़पेपर पढ़े, पेपर पढ़ता हो सकता है कुछ खाए नहीं पढ़े। आपका आंसर में कई आंसर मिलेंगे, तो क्या इसमें क्या पढ़ता है उसका आंसर मिल रहा है, मिल रहा है। आंसर क्या होगा, डी होगा। तो यह आपको पूरा नॉलेज न होने के कारण आपने ये गलत किया। ये अकर्मक नहीं होके ये है सकर्मक क्रिया है। ऐसे आप देखोगे तो अकर्मक है, लेकिन जब इस चारों ऑप्शन में देखोगे तो ये सकर्मक क्रिया बन सकती है, लेकिन ये चारों क्रियाएं कभी भी सकर्मक क्रिया नहीं बनेगी। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, नहीं कि ये डिलीट होगा। तो ये क्वेश्चन क्या डिलीट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट देखिए, कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे उपयुक्त क्वेश्चन को पूछा जाता है। कोटा गोटा पट्टी साड़ी, कोटा बनारसी साड़ी, कोटा कॉटन साड़ी, कोटा मसूर देठा साड़ी। देखिए दो ऑप्शन, आपको पता है दो तो बिल्कुल नहीं होंगे किसी भी स्थिति में। ये वाले बच्चों कुछ तो इसमें डाउट थे, कुछ इसमें डाउट थे। देखिए इसके ऑथेंटिकल प्रूफ के साथ लेके आए हैं। राजस्थान की दो आरबीसी बुक चलती है, उसके द्वारा उस बुक में से इसको स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पर बताया गया है कि क्या कोटा बनारसी साड़ी होगा तो कोटा मसूरी साड़ी होगा। देखिए एक बार, कोटा डोरिया साड़ी को कोटा मसूरी साड़ी या मसूरी साड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्या मसूरिया साड़ी या फिर कोटा मसूरिया साड़ी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, क्या कोटा बनारसी होगा, नहीं कोटा बनारसी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा कोटा मसूरिया साड़ी, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे समझ में, यदि डाउट था तो आपका डाउट क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से बुद्धि का परिवाचक शब्द नहीं है। प्रश्न पूछा है बुद्धि का परिवाचक शब्द नहीं है। इससे पहले मैं आपको एक ऑथेंटिक प्रूफ बताता हूं, उसके बाद में इस क्वेश्चन पाते हैं। देखिए एक बार इसका प्रूफ देखिए एक बार। बुद्धि शब्द के हिंदी परिवाचक शब्द कौन कौन से हैं, मेधा, मेघा, प्रज्ञा, मनीषी। केवल आपको चार को देखना है, मेधा, मेघा, प्रज्ञा, मनीषा। अब वापिस प्रश्न पाइए, पर्यायवाची शब्द नहीं है, प्रश्न पूछा है नहीं है। तो क्या मनीषा है, बिल्कुल है। क्या प्रज्ञा है, बिल्कुल है। क्या मेघ है, कुछ वो सर है। दोबारा ध्यान से देखिए, मेधा है न कि मेघा, तो मेघा नहीं है। कौन सा है, मेधा है। ये वाला है, ये किसका है, बुद्धि का परिवाची है। किसका है, बुद्धि का परिवाची। तो फिर ये किसका है, ये वाला। तो देखिए मेघा या फिर मेघ, दोनों किसके परिवाची हैं, दोनों आप देखोगे दोनों के दोनों बादल के परिवाची हैं। किसके हैं, बादल के परिवाची हैं। आगे देखिए यामिनी, यामिनी किसका परिवाची है, यामिनी रात का परिवाची है। रात या रात्रि का परिवाची है, रात का परिवाची है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों इसमें किसके परिवाची नहीं है, बुद्धि के परिवाची नहीं है। न तो मेघ है न यामिनी है। तो इसके केवल दो परिवाची हैं, दो परिवाची नहीं है। तो क्वेश्चन डिलीट होगा, बिल्कुल डिलीट होगा। इसको आप प्रश्न क्या होगा, ये डिलीट होगा। आप 100% इस पर ऑब्जेक्शन लगाइए, आपका क्वेश्चन 100% डिलीट होगा और आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। डिलीटेड क्वेश्चन है ये डिलीट होएगा 100%। इस पर ऑब्जेक्शन लगाइए। इसके लिए ऑथेंटिकल प्रूफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, आपको इनके सभी प्रूफ डाल दिए गए हैं और जो प्रूफ रहे हैं उनको डाल दिए जाएंगे। 100% इस पर डिलीट लगाइए। जिस भी शिफ्ट का है, हो सकता है शायद मुझे ये तो सेकंड या थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था जो आया हुआ था, जिसको मैंने खुद ने लिया है और ये क्वेश्चन क्या होगा, डिलीट होगा। ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं आप, ये आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए,
जयपुर जिले में सांगने क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? हेमावास, खलखै सागर बांध, नेवता बांध, बांडी संधा बांध। एक बार आंसर दीजिए इसका। अब देखिए, आप क्या सोच रहे होंगे, सर बांडी नदी है, वो उसकी सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी है। किसकी है? लूनी की सहायक नदी है। देखिए एक बार, आप क्या सोच रहे होंगे, सर जो बांडी नदी है वो किसकी है? लूनी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी है, ठीक है, लूनी की सहायक नदी है। और इस पर पाली जिले में, इसमें पाली जिले में, पाली जिले में हेमावास बांध, कौन सा बांध? पाली जिले में हेमावास बांध बना हुआ है। हेमावास बांध बना हुआ है। तो ऑप्शन क्या आता है? हेमावास। लेकिन क्या आप प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या पढ़ना है आपको? ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्या दे रखा है? जयपुर जिले में, शुरू में लिखा गया जयपुर जिले की बात हो रही है, जबकि ये बांडी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। पाली जिले में हेमावास, और जयपुर में तो लूनी और लूनी की सहायक नदी में से कोई भी नदी नहीं है जो जयपुर जिले में बहती है। तो इसका मतलब हुआ, ये जो बांडी नदी की पूछ रहा है, ये जयपुर में बहने वाली नदी न होके कोई और नदी है, अन्य नदी है। अन्य नदी है तो ये क्या इसमें से बांडी नदी में हेमावास आएगा बांध? बिल्कुल नहीं आएगा। अधिकतर बच्चे यहीं पर फंस गए, हेमावास बांध किया और गलत हो गया, और फिर बोल रहे हैं सर इसका बोर्ड के द्वारा आंसर अलग, सॉरी बोर्ड के द्वारा आंसर अलग माना गया था, प्रश्न गलत है, डिलीट होगा, बोर्ड आंसर गलत मान रहा है। गलत नहीं मानना, ध्यान से पढ़िए बाबू, ध्यान से पढ़िए इसको, कि बांडी नदी पूछा है वो कौन सी नहीं है? हेमावास बांध नहीं है। कौन सा बांध है फिर? नेवता बांध है, जो जयपुर जिले में बना हुआ है। कहां बना हुआ है? जयपुर जिले में बना हुआ है। कौन सी नदी पर? बांडी नदी पर। जबकि आप जो सोच रहे हैं वो पाली वाली नदी के बारे में सोच रहे हैं, पाली जिले में बहती है, तो लूनी की सहायक नदी है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, जो आपने क्या गलत माना था, बोर्ड के द्वारा भी सही माना गया था सी। आप क्या सोच रहे थे? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा जल्दी करते हैं, क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम लगेगा, आपको जल्दी समझाने की कोशिश कम करते हैं, जल्दी आंसर देते हैं। रेगिस्तानी मिट्टी के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसकी मिट्टी के बारे में? रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी वह मिट्टी जो पश्चिम राजस्थान में है। क्या इसमें उर्वरता कमी है? बिल्कुल ठीक है, उर्वरता कम पाया जाता है। राजस्थान के पश्चिम भागों में इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है, बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है, गलत है। क्या जल धारण क्षमता अधिक होती है? नहीं होती है। इसमें जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ऐसे कौन सी मिट्टी है जिसमें अधिक होती है जल धारण क्षमता? कौन सी मिट्टी होती है? वो होती है काली मिट्टी। क्या होती है? काली मिट्टी होती है। रेत कणों के बीच छिद्रों के कारण इसमें जल निकासी अच्छी तरह हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसके होगा ऑप्शन नंबर सी, और बोर्ड के द्वारा भी सी माना गया। पता नहीं बच्चों क्यों डाउट था, उनके द्वारा कमेंट किया गया था, साथ ही क्वेश्चन स्क्रीनशॉट भेजा गया था, इसलिए मैंने उसको क्वेश्चन लिया, लेकिन कोई डाउट वाला क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किन के मध्य किया जाता है? कुछ बच्चे जिनके द्वारा पत्र को नहीं पढ़ा गया था, उन्होंने सोचा पत्र है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, लेकिन क्वेश्चन आ गया। और बच्चों के द्वारा क्या दिमाग लगा दिया गया? अर्ध सरकारी पत्र है, आधा सरकारी है। आधा सरकारी होने का कारण इसमें आधे तो सरकारी लोग होंगे और आधे सामान्य लोग होंगे, और आधे सामान्य लोग होने के कारण सरकार और जनता सही आंसर भरा है। जो फर्स्ट ऑप्शन है, सरकार और जनता, इनके मध्य होना चाहिए, ये ऑप्शन भरा है। और आप बोल रहे हैं सर ये क्वेश्चन गलत है, बोर्ड के द्वारा गलत आंसर माना गया, डिलीट होगा। डिलीट नहीं होगा। अर्ध सरकारी पत्र एक सरकारी पत्र का दूसरा रूप होता है। क्या होता है? दूसरा रूप होता है जिसमें एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी के मध्य आपसी, जिन लोगों के मध्य आपसी जो वार्तालाप हो, या आपसी वार्तालाप बात करने के लिए अर्ध सरकारी पत्र का यूज करते हैं, जिसमें अपनी व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत रूप से भी इसको रूप में शब्दों को यूज किया जाता है। लेकिन ये कौन सा पत्र होता है? पूर्ण रूप से सरकारी पत्र होता है, जिसमें सरकारी अधिकारी काम लेते हैं। राइट आंसर क्या होगा? विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य होगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर ए, और बोर्ड के द्वारा भी आंसर बी माना गया था। नेक्स्ट देखिए, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिलीट हो सकता है, बिल्कुल देखिए, ऐसे चांद से पर 100% बोलना गलत है। उच्चारण कौन शब्द पूछा है? उच्चारण। देखिए उच्चारण है, उसकी क्या होता है? दो होते हैं, एक तो उतधन चारण, उतधन चारण, और एक होता है उदय
उदय धन चारण। इसके दोनों है, दोनों राइट आंसर है। इसके दोनों राइट आंसर है, उत भी है उद भी है। लेकिन आप ऑप्शन देखोगे उत भी है उद भी है, ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर बी भी है। यदि आपको इसी स्थिति बन जाती है जिसमें आपको दोनों मिल रहे हैं तो उस समय ध्यान रखिए स्टार वाला क्वेश्चन है ये कौन सा है, स्टार वाला क्वेश्चन है। यदि दोनों स्थिति बनती है तो उत वाला सही माना जाएगा, क्योंकि आरबीएससी 9 से 10 तक की बुक है, उसमें बताया गया है उदय 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 या ऐसे उदय वाले आते हैं, वो किसी प्रकार के हमारी हिंदी के न होकर संस्कृत के, किसके, ये संस्कृत के, और ये हिंदी में आया क्वेश्चन है, इसलिए कारण ये क्वेश्चन का उद आंसर मान के उत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, उत माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उद वाला होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे यदि इसका रेफरेंस के रूप में देना चाहे दे सकते हैं, बोर्ड हो सकता है डिलीट कर दे, लेकिन 99% ऑफ मानना है कि इसका आंसर उद माना गया था और बोर्ड के द्वारा भी उद माना जाएगा, डिलीट नहीं किया। यदि आप चाहते हो तो लगा सकते हो सकता है यदि आपने उद किया हो तो बोर्ड के द्वारा, यदि आपके द्वारा जो प्रूफ प्रस्तुत किए जाते हैं उससे बोर्ड देखिए डिलीट कर दे, तो उद के द्वारा जिनका एक तो गलत हो रहा था, यदि क्वेश्चन डिलीट होगा तो एक तो नंबर बढ़ेगा और इसी के साथ जो गलत पे नेगेटिव कट रहा है वो भी कम होगा। आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, लेकिन मेरा मानना है इसका राइट आंसर क्या होगा, उत होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत स्थानीय सरकार का विषय शामिल है। प्रश्न ने लिखा था स्थानीय सरकार, और स्थानीय सरकार को देखिए आप बोलोगे कि सर स्थानीय सरकार है, कौन सरकार, स्थानीय सरकार है, वो कानून किस किस पर बना सकती है। स्थानीय सरकार मतलब है राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या राज्य सरकार ये किस किस पर कानून बना सकती है। ये राज्य सूची पर कानून बना सकती है, राज्य सूची पर कानून बना सकती है, राज्य सूची पर कानून बना सकती है, तो समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है, दोनों विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर राज्य सूची में होना चाहिए और समवर्ती सूची होना चाहिए। ऐसे बच्चे के द्वारा डाउट पूछा गया था। लेकिन देखिए बिल्कुल बात सही है, राज्य सूची होता है, समवर्ती सूची होता है, लेकिन राज्य सूची पर तो केवल और केवल स्थानीय सरकार का अधिकार होता है, समवर्ती सूची पर स्थानीय सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी अधिकार होता है। और इसी के साथ भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि राज्य समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है, और यदि कोई कानून बनाया गया ऐसा कानून है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के मध्य डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आपस में उनके मध्य किसी बात को लेकर विवाद होता है कि दोनों के एक दूसरे के विपरीत बनाए गए कानून है, तो उस समय आखिरकार राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून को निरस्त कर दिया गया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही आखिर में मान्य होगा। तो क्या समवर्ती सूची पूर्ण अधिकार है, पूर्ण अधिकार राज्य सरकार का नहीं है, केवल राज्य सूची में है। तो राइट आंसर क्या होगा, राज्य सूची, क्या होगा, राज्य सूची होगा। इसलिए इसका आंसर ए होगा, बोर्ड के द्वारा ए माना गया था। नेक्स्ट देखिए, मोतीलाल मनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें राजा की मानता, उसकी विजय, युद्धों और वीरता का वर्णन मिलता है। किसमें, राजा की, किसी भी राजा है उसकी मानता, वीरता आदि का वर्णन मिलता है, उसे रासो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रासो कहा जाता है, या उसे रासो मिलता है। राइट आंसर ये होगा, बोर्ड द्वारा ये माना गया था। फिर भी बच्चों को डाउट था, पता नहीं क्यों डाउट था उनका, उसको देखिए प्रूफ के लिए बता दिया। राज की मानता, उनके विषय, युद्धों, वीरता आदि का वर्णन में किसे मिलता है, रासो में मिलता है। इसमें देखो मिलता है, रासो में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन क्या है, सही है। जलोढ़ मिट्टी कौन सी है, जो राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में मिलती है। पूर्वी राजस्थान में भी जैसे जयपुर, दौसा, अलवर वाला क्षेत्र, जैसे टोंक, अजमेर, जयपुर के आसपास वाला, और पूर्वी राजस्थान जिसका निर्माण गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई, या नदियों द्वारा जो लाई गई उपजाऊ मिट्टी है उसके द्वारा हुआ है। तो ये कौन सी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। प्रश्न लिखा है कम उपजाऊ है, बिल्कुल गलत हो गए, उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी गेहूं, कपास, सरसों, तंबाकू के लिए उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल राइट, गलत आंसर होगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, कपास भी होता है, सरसों भी उत्पादित की जाती है। हाल ही में गेहूं और सरसों को तो अभी हाल ही बुआ गया है अभी, तो ये बिल्कुल उपयुक्त होती है, लेकिन लिखा नहीं होती है, ये गलत होगा। यह कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटास, लोहा तत्वों की भरपूर होती है, लेकिन नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, बिल्कुल राइट है। लेकिन
लेकिन फिर भी कुछ गाइडों में और कुछ बुकों में यह लिखा गया है कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या लिखा गया है? नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, उनके द्वारा ये लिखा गया था। इसी कारण बच्चे क्या थे? डाउट में थे। क्या थे? डाउट में थे। तो लेकिन ये गलत है, पर्याप्त मात्रा में नहीं पाया जाता। तभी आपसे बोला जाता है गाइड को मत पढ़े, रेफरेंस बुक को न पढ़े, केवल गवर्नमेंट सरकार द्वारा या एनसीईआरटी आरबीएससी जो बुक होती है उनको पढ़े, गाइडों को नहीं पढ़े। तो क्या होगा? पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। लेकिन फिर भी डाउट हो तो आपको पता है पूर्वी राजस्थान में जो जलोढ़ मिट्टी होती है वहां पर किसानों के द्वारा अपनी खेती में कृषि करने के लिए किसका यूज किया जाता है? यूरिया का। किसका यूज किया जाता है? यूरिया का। यदि आप जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने वाले यदि पूर्वी राजस्थान से हैं, जैसे जयपुर के टच के या उससे आसपास के पता है, तो उन लोगों को पता होगा कि किसान लोग हैं उनको पता होगा कि यूरिया का यूज करते हैं। अभी खेती की थी उस समय हमेशा यूरिया की यूज करते हैं, डीपी का यूज करते हैं। और आपको पता है यूरिया में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। पता है हमको NH2CO NH2 होता है इसका फॉर्मूला। इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और नाइट्रोजन होने का, नाइट्रोजन यदि पर्याप्त मात्रा में होता तो क्या नाइट्रोजन यूज लेते? नहीं लेते। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ये रेगुलर मिट्टी खा जाता है? नहीं, रेगुलर मिट्टी से नहीं खा जाता है। इसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी का नाम जानता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कुछ गाइडों की वजह से बच्चे कंफ्यूज थे। नेक्स्ट देखिए, आरटीआई अधिनियम 2005 के निम्नलिखित में किस धारा में सूचना के स्पष्टीकरण की छूट का प्रावधान है? धारा 4, धारा 8, धारा 12, धारा 3। किसमें? सूचना के स्पष्टीकरण। देखिए इसका ऑथेंटिक प्रूफ देखिए। आरटीआई अधिनियम की किससे लिया गया है? ये गूगल से लिया गया है, लेकिन गूगल क्रोम के द्वारा नहीं लिया गया है। ये खुद जो आरटीआई राजस्थान सरकार की आरटीआई वाली जो वेबसाइट है उससे लिया गया है। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आरटीआई की अधिनियम धारा कितनी? 8(1) के में क्या लिखा गया है कि धारा 8 के अंदर कुछ ऐसे सूचनाओं के स्पष्टीकरण की छूट का प्रदान करती है जो तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धा की स्थिति को नुकसान पहुंचाती हो। किसमें? धारा 8(1). देखिए कौन से में? धारा 8(1) ऑप्शन नंबर बी है। और बोर्ड के द्वारा ऑप्शन क्या माना गया था? बी माना गया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? किससे पूछा है? मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य से पूछा है। तो कर्तव्य किसमें होता है? 51 के, यहां आप लिख सकते हो 51 ए, इनसे कर्तव्य है। लेकिन बच्चे कुछ बोल रहे थे सर 51 में हो सकता है कि इसका आंसर? हमने 51, हमारे फर्स्ट ऑप्शन में 51 था, हमने पूरा पढ़ा नहीं, 51 कर दिया। 51 इसका आंसर नहीं होगा। 51 इसका आंसर नहीं होगा। 51 के और 51 दोनों अलग अलग है, क्योंकि आपको पता है 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक कौन से हमारे? डीपीएसपी मौलिक, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी है जो 36 से लेकर 51 तक है, तो अनुच्छेद 51 है उसका संबंध मौलिक कर्तव्य से नहीं होकर डीपीएसपी से है। जबकि आपको पता है मौलिक कर्तव्य है 51 के, ये शुरू में न होकर भारत में संसद के द्वारा संविधान में क्या करके, संविधान में संशोधन करके 51 के अनुच्छेद को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 51 के अनुच्छेद जोड़ा गया था, जिसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 51 के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपको प्रूफ भी दिया है। ये प्रूफ कहां का है? ये जो 9th क्लास की बुक होती है उसके लास्ट पेज में आप पीछे की तरफ देखोगे तो उसमें मौलिक कर्तव्यों को लिखा गया है कि पूरे 11 मौलिक कर्तव्य। तो कौन से हैं? अनुच्छेद 51 के, आप देख सकते हो लिख रखा है यहाँ पर 51 के, यहाँ आप लिख सकते हो इसे 51 ए, कोई भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राजस्थान के कोटा में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था? हरदयाल सिंह, मेहराब खान, राम गोपाल सिंह खरवा, कुशल सिंह खरवा। बच्चों के द्वारा 2 को तो काट दिया गया था, 2 तो होंगे नहीं। ये बोले थे सर इसका आंसर ए भी होगा, इसका आंसर बी भी होगा, क्योंकि 1857 क्रांति थी वो कब होती है? कोटा में। कोटा में कब होती है? कोटा में कब होती है? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में 1857 क्रांति होती है। और उसमें जो क्रांति के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? उनको वे कहे थे सर इसमें हरदयाल
हरदयाल सिंह और मेहराब खां दोनों थे, और दोनों होने का इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए और बी दोनों चाहिए। तो देखिए बाब कि आप इसको ध्यान से देखिए, मेहराब खां बिल्कुल सही है। क्या इसमें हरदयाल खां था? नहीं था। आपको एक बार ध्यान से देखिए, प्रश्न को पढ़ो तो जल्दीबाजी न करें, ध्यान से पढ़िए। हरदयाल नहीं था, जयदयाल था। क्या था? जयदयाल। जय जय दयाल खां। जयदयाल कौन था? जयदयाल था। तो क्या इसमें जयदयाल है? हरदयाल है। बिल्कुल आपकी पढ़ने की मिसप्रिंट की वजह से आप इसका राइट आंसर ए भर रहे थे। ए बिल्कुल नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बोर के द्वारा क्या माना गया था? बी माना गया है। तो एक बार आप जब भी क्वेश्चन करें तो एक बार ध्यान से जरूर पढ़ें, क्योंकि आपकी हल्की सी गलती आपको एक क्वेश्चन तो गलत करवाएगी, और एक क्वेश्चन आपको गलत होने के कारण 0.33 नेगेटिव मार्किंग कटवाएगी। तो 1.33 का आपको नुकसान होगा। आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है? डेबर झील किस नाम से जाना जाता है? देखो, उनके द्वारा बच्चों ने इसको और इसको तो कैंसिल कर दिया। जय सिंह और राज संबंध, जय संबंध और राज संबंध को लेकर कंफ्यूज हो गए। कुछ बच्चे जय संबंध कराए, कुछ इसे राज संबंध कराए। देखिए बार कौन सा होता है, पूर्व के समय बताएंगे आपको। ये खुद एनसीईआरटी बुक है, उसकी वेबसाइट से इसे लिया गया है। ये डेबर झील, जिसे जय संबंध झील के नाम से भी जाना जाता है। किस झील से? जय संबंध झील से, जो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले में स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। और कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? क्या नहीं करता है? नहीं करता है। अब इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। कुछ देखो, अलग अलग बुक है, अलग अलग रेफरेंस है, अलग अलग टीचर द्वारा पढ़ते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एक बेस्ट टीचर और बेस्ट बुक क्यों नहीं सही रास्ते पर ले जाता है। उनका मानना बीकानेर है, श्रीगंगानगर है, बाड़मेर है, फलोदी सीमा नहीं लगाता है। कुछ बोल रहे हैं लगाता है। देखिए, अब आपको बिल्कुल डाउट दूर करेंगे। अगला देखिए, पूर्व देखिए, रावीरा। यदि प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, रावीरा राजस्व मंडल द्वारा जारी की जाने वाली एक पत्रिका, ये बुक है, जो उनकी मैप, ये मैप से संबंधित किस जिले की सीमा किससे होगी, डाटा संपूर्ण रावीरा बुक में होते हैं। उस रावीरा बुक के लिया गया है। इसमें आप देख सकते हो, यदि आपको दिख रहा है फलोदी, यदि आपको दिख रहा होगा ये फलोदी, और इसकी सीमा देखिए आप, इसकी सीमा देखोगे फलोदी की, जो इसका नवीनतम मैप है, तो नवीनतम मैप डाला गया था आखिरकार में इसके द्वारा 41 जिलों का। उन 41 जिलों के अनुसार इसकी सीमा आप देखोगे तो ये फलोदी रहा, और वो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। कितनी सीमा लगाता है ये अभी पता नहीं है, लेकिन आपको स्पष्ट दिख रहा है पाक के साथ क्या लगा रहा है, ये सीमा लगा रहा है। और पाक के साथ सीमा लगाने के कारण चारों जिले हैं, कितने, पीछे देखिए एक बार, चारों जिले हैं वो पाक के साथ सीमा लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन क्या होगा? डिलीट होगा। क्वेश्चन क्या होगा? डिलीट होगा। आप 100% ऑब्जेक्शन लगाए, और प्रूफ के लिए इस रावीरा बुक है जो राजस्व मंडल द्वारा जारी की जाती है, उसको ऑथेंटिकल प्रूफ के साथ लगाएं, क्वेश्चन डिलीट होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपको कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए था। इसमें कंफ्यूज क्या नहीं होना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए? आपको 100% पता है बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर लगाता है, तो कब फलोदी लगाता है नहीं लगाता, आपको कंफर्म नहीं था। आपको राइट आंसर क्या बनना था? फलोदी बनना था। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, और ऑप्शन क्या भरा है इसमें? ए ऑप्शन भरा है, निम्न में से अनुपयुक्त उत्तर। तो अगर ये ऐसी स्थिति होती है, आपको जिनमें 100% पता हो और जिसमें पता ना हो, उसको राइट आंसर भरे फलोदी। ऐसे तो क्वेश्चन 100% डिलीट होने का चांस है, लेकिन यदि बोर्ड डिलीट न करती है तो आपको 1 नंबर का नुकसान होगा, आपको फलोदी बनना चाहिए था। ये देखिए आगे प्रूफ बता दिया।
नेक्स्ट देखिए, नगाड़ा निम्नलिखित में से संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी के अंतर्गत किया जाता है। उनको देखिए, उन्होंने देखा तंत्री वाद्य यंत्र नहीं है, देखिए बच्चों के द्वारा देखा तंत्री नहीं है, वायु वाद्य यंत्र नहीं है, और उनके मानना था ये तो जिल्लीवाद होगा या कंपनी स्वरीवाद होगा। उनका क्यों था ऐसा? उनका मानना था कि जो नगाड़ा होता है ऊपर जिल्ली होती है, जिल्ली होने के कारण जिल्ली होगा। उनके साथ ये बोल रहे थे उसको जब बजाते हैं तो बजाने पर कंपन होती है तो उसका कंपनी स्वरी वाद्य यंत्र होना चाहिए। कंपनी स्वरी वाद्य यंत्र नहीं, क्योंकि कंपन इतनी नहीं होती है, केवल झिल्ली के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए झिल्ली वाद्य यंत्र होगा। देखिए इसका प्रूफ देखिए, नगाड़ा एक ताल वाद्य यंत्र है जिसमें एक या दो ड्रम होते हैं जो चमड़े की झिल्ली से ढके होते हैं। किससे? चमड़े की झिल्ली से। चमड़े किसी भी गाय, भैंस या किसी अनजान चमड़ी हो सकती है। जब झिल्ली को हाथ या छड़ी से मारा जाता है तो यह कंपन करती है और ध्वनि उत्पन्न करती है, इसलिए इसे झिल्लीवाद क्या कहा जाता है? झिल्लीवाद। क्योंकि जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कंपन से न होती है, केवल झिल्ली के द्वारा उत्पन्न होती है। झिल्ली के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होने का इसे झिल्लीवाद या मेम्ब्रेनोफोन के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। बारात के खाना खिलाने के लिए क्विंटल भर की अनाज चाहिए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? बच्चों के द्वारा क्विंटल देखा गया और उन्होंने माना गया था कुंटल, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल। हम कुंटल की गिनती कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा? ये संख्यावाद यंत्र होगा। संख्या लगा के ऑप्शन नंबर डी बनाए, लेकिन गलत है क्योंकि इसमें संख्या नहीं पूछी गई है। इसमें पूछी गई है खाना खिलाने के लिए कितने कुंटल बनाना चाहिए। यदि बोलता 4 कुंटल, 5 कुंटल, जिसको हम तोल या माप सकते हैं। आपको हो सकता है आप इसको, जैसे आपसे बोला जाए 2 किलो अनाज लेकर आया, या आपसे बोला जाए 5 लीटर तेल लेके आया, तो क्या आप उसको गिन सकते हो? गिन तो सकते हैं, लेकिन जिनको तोला और मापा जा सकता है उनको गिनने योग्य वस्तुओं में न लेकर मापा तोले जाने के कारण उसे परिमाणवाचक के रूप में लिया जाता है। किसमें? परिमाणवाचक के रूप में लिया जाता है। आंसर क्या होगा? परिमाणवाचक के रूप में लेने का ऑप्शन नंबर ए होगा, डी नहीं होगा। तो डी को कब लिया जाता है? जिसको हम गिन सकते हैं। गिना तो उनको जाता है कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, जैसे मैं बोलूं 5 वस्तुएं हैं, 5 व्यक्ति हैं, 10 लोग हैं, ऐसे यदि उनको गिना जाता है तब संख्या के रूप में लेते हैं। यदि उन्हें मापा और तोला जाता है परिमाण के रूप में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, सरकारी पत्र में संबोधन के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? आपका प्रियवर, महोदय, बहुदीय। देखिए संबोधन के लिए सरकारी पत्र, बच्चों ने द्वारा सरकारी पत्र को देखा और सरकारी पत्र को देख के उन्होंने बता दिया इसमें प्रियवर नहीं होगा और इसमें आपका नहीं होगा, क्योंकि इनका यूज सामान्य पत्रों में लिया जाता है, नहीं सरकारी में। अब ये महोदय और बहुदीय को देख के कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने देखा कि महोदय भी यूज होता है, बहुदीय सरकारी पत्र में यूज होता है। एक बार आप ध्यान से पढ़िए, प्रश्न क्या बोला है? संबोधन के रूप में, संबोधन करने के रूप में। तो संबोधन किसके लेते हैं आप? सर, मैडम, अंग्रेजी में। हिंदी में बोले महोदय या महोदया, क्या होगा? महोदय या महोदय। फिर महोदय कब लिया जाता है? बहुदीय का भी सरकारी पत्र में यूज लिया जाता है, लेकिन पत्र के समापन के दौरान किसी व्यक्ति बहुदीय या प्रार्थी का यूज किया जाता है, जो कि समापन के समय यूज किया जाता है। संबोधन के रूप में महोदय यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें था ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। मैं आजकल तनाव में हूं। तो देखिए बच्चों को कैसे इनको अलग किया गया था, एक बार देखिए कैसे कंफ्यूज हो जाते। देखिए आई विश लगा दिया, ये नहीं हो सकता। आई एम स्ट्रेड अबाउट समथिंग, समथिंग कुछ वस्तु बारे में नहीं, ये होगा। दो को देखकर कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा आई एम स्ट्रेड डेज डे, आई एम टेंशन टू डे। उन्होंने देखा आजकल, क्या लिखा हुआ है? आजकल लिखा हुआ है। आजकल को उन्होंने केवल किससे ध्यान दे लिया? आज से। आज की अंग्रेजी क्या होती है? टू डे। क्या होती है? टू डे। आज की अंग्रेजी टू डे होती है, और ये टू डे को देख के उन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगा दिया, और वो क्या है? गलत है। क्या है वो? गलत है। ऑप्शन नंबर क्या है? गलत है। फिर ये सी राइट होगा, बोर्ड के द्वारा सी माना। फिर आप बच्चे का नहीं पूछते सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि टू डे है, आजकल है। देखिए प्रश्न क्या बोला है? टू डे का अर्थ होता है केवल और केवल आज, कि वो आज टेंशन में नहीं। आजकल, आजकल मतलब कि कुछ दिनों से, या 5-7 दिनों से, 10 दिन से, या हो सकता है 2 दिन हो, 3 दिन हो, उस दिन से वो टेंशन में। इसका मतलब अब की बात हो रही है। और आजकल क्या होती है? डेज डे। डेज डे मतलब होता है आजकल, आजकल या फिर इन दिनों, आजकल या फिर इन दिनों में, दोनों होता है डेज डे। प्रश्न ने पूछा आजकल, ऑप्शन नंबर क्या होगा? आई एम स्ट्रेड डेज डे, मैं आजकल या इन दिनों में क्यों तनाव में हूं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। बोर्ड के द्वारा सी माना गया था, लेकिन पूरा प्रश्न को ध्यान न करने का
बच्चे डाउट में थे जो आपको बता दें, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाना, क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिटरमिनर, डिटरमिनर को बनना है मिल्क इन द लेफ्ट इन द बोतल। देखिए बच्चों के द्वारा मेन्यू को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि मेन्यू का यूज संख्यावाचक के रूप में किया जाता है, उनके द्वारा एन्यू कर दिया गया था क्योंकि एन्यू का यूज किस में किया जाता है, नेगेटिव वाक्य में। अब वो बोल रहे थे सर हाउ मच भी आ सकता है, सम भी आ सकता है, क्योंकि हाउ मच भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, सम भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है, तो सम भी हो सकता है, हाउ मच भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी आपको आप बताते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आधा आंसर या आधा नहीं आप बोल सकते 95%। यदि आप कंफ्यूज में हो, क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़े और वापस देखें। खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, मिल्क इन लेफ्ट इन द बोतल। यदि मैं सम भरता हूं तो सम भरिए, बिल्कुल देखिए क्या होता है, समय मिल्क इज लेफ्ट इन द बोतल। नेक्स्ट देखिए हाउ मच, देखिए हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द बोतल। ठीक है, बिल्कुल दोनों सही है। सम मिल्क इन, सम मिल्क इज लेफ्ट इन द बोतल, इस बोतल में कुछ मिल्क है, कुछ यानी कम मात्रा में मिल्क हो, बिल्कुल सही है, कुछ मात्रा में लिफ्ट हो सकता, मिल्क हो सकता है इसमें। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन दिस बोतल, इस बोतल में कितना मिल्क बचा हुआ है, ये भी राइट है, तो दोनों राइट है। लेकिन फिर भी पता है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। यदि क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क किस में होगा, इसमें होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, जबकि ये वाक्य एक पूर्ण वाक्य है, कंप्लीट वाक्य है। तो क्या कंप्लीट वाक्य होने के कारण इसमें सम का यूज नहीं होगा, किसको होगा, हाउ मच का, किसको होगा, हाउ मच को होगा। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क है, ये वाक्य सिंपल वाक्य है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुश्री वाद्य यंत्र है, कौन सा सुश्री वाद्य यंत्र। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा डाउट में थे। देखिए सुश्री वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, बिल्कुल दोनों हैं, आपको पता है, पुंगी भी सुश्री वाद्य यंत्र भी है और मोरचंग भी, मोरचंग दोनों ही सुश्री वाद्य यंत्र है, जबकि बोर्ड के द्वारा राइट आंसर माना गया था, ए माना गया था। आप बोलो सर ये क्वेश्चन गलत है, डिलीट होना चाहिए, डिलीट नहीं होना चाहिए, दोबारा पढ़ो ध्यान से। संगीत, राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से, किसने बोला है, व्यापक रूप से, और आपको पता है व्यापक रूप से पूंगी का यूज होता है, जबकि मोरचंग का यूज कब होता है, विशेष परिस्थिति में, विशेष स्थिति में होता है। आप देख सकते हो पुंगी है वो एक, आप बोल सकते हो कालबेलिया का प्रमुख वाद्य यंत्र है, कालबेली से सांप निकालने के दौरान ये सामान्य यूज करते हैं पुंगी का, लेकिन मोरचंग का यूज हमेशा नहीं होता है। प्रश्न ने पूछा है व्यापक रूप से, आंसर होगा ए, बोर्ड के द्वारा ये माना गया था। लेकिन फिर भी यदि आपको डाउट है तो आप एक बार इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, हो सकता है बोर्ड के द्वारा इसको डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे सुशील वाद्यंतर ये दोनों, लेकिन एक में व्यापक है, यदि डिलीट कर दिया तो आपको कितना 1.33 नंबर का आपको क्या हो जाए, फायदा हो जाए, क्योंकि एक तो आपका नेगेटिव है, एक आपका क्वेश्चन बढ़ जाएगा बोनस के रूप में। तो ऑप्शन ए है, लेकिन हो सकता है बी मान दिया जाए। आप इसमें क्या लगा सकते हो, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, इसमें क्या लगा सकते हैं आप, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो इसमें। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान जलवायु परिवर्तन के स्वच्छ विभाग तंत्र सीडीएम में प्रकोष्ठ की स्थापना किस विभाग के तहत की गई थी, श्वास जल श्वास राजमार्ग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, बिल्कुल बी है, बोर्ड द्वारा बी माना था। बच्चों कुछ डाउट था इसलिए लिया है, कोई डाउट वाला क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली में शानदार प्रदर्शन किया गया था, किसमें, ऑपरेशन सिंदूर। देखिए एक बार, ऑपरेशन सिंदूर
ऑपरेशन सिंदूर में कितनी मिसाइल का यूज किया गया था? 2 का किया गया था। एक तो आकाश थी, एक तो आकाश थी, और एक कौन सी थी? ब्रह्मोस थी। ब्रह्मोस, दोनों मिसाइलों का यूज किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या दोनों चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में बी में आकाश है, डी में ब्रह्मोस है। तो आपसे फिर बोला है मैंने, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी, प्रश्न लिखा है स्वदेशी मिसाइल, तो क्या आकाश स्वदेशी है? बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वदेशी मिसाइल है, पूर्ण रूप से स्वदेशी मिसाइल है। लेकिन ब्रह्मोस स्वदेशी है, ऐसे जो स्वदेशी है, लेकिन जो इसकी तकनीक है और इसे रूस की सहयोग से बनाया गया है, तो पूर्ण रूप से इसमें केवल और केवल स्वदेशी न होकर कुछ हिस्सा रूस का भी होने के कारण इसे स्वदेशी नहीं बन सकते, ये क्योंकि रूस की हेल्प से है, रूस की हेल्प से। तो राइट आंसर क्या होगा? आकाश होगा। बोर्ड के द्वारा भी आकाश माना गया था, लेकिन फिर भी आपको डाउट है, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, हो सकता है डिलीट हो जाए, चांस है, कुछ परसेंट चांस है, 100% नहीं बोल सकते, कुछ चांस है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा वो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता? आपको पिछले में बता दिया है, ऐसे पाकिस्तान है, और हो सकता है ये आंसर क्या हो जाए, क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डिलीट भी हो सकता है। इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो? ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, ऑब्जेक्शन लगाने लायक। भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण का अधिकार किसके पास है? किसके बारे में पूछा है? मंत्रियों के वेतन भत्ते। देखिए, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। उपमंत्री 3 मंत्री होते हैं। आगे देखिए, यदि प्रश्न ये बोला जाए भारत में, अब ये किसमें है? ये भारत में भी है ये, और यदि आपसे राज्य में पूछा जाए, राज्य में राज्य मंत्री पूछा जाए, तो राज्य मंत्री भी यही होते हैं। राज्य मंत्री कौन कौन से होते हैं? राज्य का मतलब यहां पर किससे है? स्टेट से। स्टेट से मतलब कि जैसे राजस्थान है या कोई अन्य राज्य है, तो उसमें कितने होंगे? वही 3 मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, वो 3 होंगे। अब देखिए, प्रश्न के द्वारा क्या पूछा गया है? राज्य मंत्री। देखिए ध्यान से देखिए, राज्य मंत्री ये वाला भी है, और ये सभी मंत्रियों को राज्य मंत्री कहा जाता है, इनको दोनों है। इनके वेतन भत्ते निर्धारण कौन करता है? संसद, भारत की संसद। और इन मंत्रियों के वेतन भत्ते कौन निर्धारण करता है? विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल। अब देखिए, प्रश्न में लिखा है भारत में राज्य मंत्रियों, भारत में राज्य मंत्री ये भी होते हैं, भारत में राज्य मंत्री ये भी होते हैं। ये डाउट वाला क्वेश्चन है, क्या है? कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखिए, इसके अंदर राज्य विधानमंडल भी है, संसद भी है, इसके राइट आंसर दोनों है। जबकि बोर्ड के द्वारा क्या माना गया था? बोर्ड के द्वारा इसका आंसर सी माना गया था, कि राज्य विधानमंडल की बात कर रहे हैं हम, भारत की नहीं। आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और उसको प्रूफ के रूप में 9th से 10th के रूप में किसी भी बुक ले सकते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा गया है, उन बुक के रेफरेंस के रूप में यूज लें और उसको वहां पे ऑब्जेक्शन लगाइए, क्योंकि प्रश्न कंफ्यूजन वाला है। यदि किसी बच्चे के दिमाग में ये राज्य मंत्री आ गया तो राज्य विधानमंडल कर आया, यदि ये राज्य मंत्री आ गया संसद आ गया। लेकिन हो सकता है बोर्ड ने इसलिए माना हो क्योंकि हम राजस्थान के एग्जाम ले रहे हैं, राजस्थान के एग्जाम लेने के कारण हमें राज्य मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, और वो राज्य मंत्री राज्य विधानमंडल। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें केवल राज्य विधानसभा के बारे में नहीं था, जो हमारे सिलेबस था उसमें भारत सरकार और भारत सरकार के मंत्री, या हम बोल सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल भी थी। तो इसका राइट आंसर सी और डी दोनों है। नेक्स्ट देखिए, एमएस वर्ड यहां आपको बता दिया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? आंसर होगा, यहां वो बता दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए एक बार, बेसिक का अर्थ क्या है? सबसे उपयुक्त आंसर क्या हो? देखिए, बोर्ड के द्वारा इसका आंसर क्या माना गया था? आधार माना गया था, लेकिन इसका आधार और मूल दोनों होते हैं। अभी आपको प्रूफ बताएंगे, इसको आप क्या लगा सकते हो? ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन लगाने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आधार और मूल दोनों आंसर होंगे, लेकिन बोर्ड के द्वारा इसका
आधार माना गया था, पता नहीं क्यों माना गया था। प्रूफ देखिए इसका, बेसिक का अनुवाद, बुनियादी, मूलभूत, आधारभूत, मौलिक, मूल या मूल आधार। देखिए इसका मूलभूत भी है और इसका मौलिक आधार भी है, दोनों इसके राइट आंसर है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होंगे। इस तरह लगभग हमने यहां पर 25 से 30 क्वेश्चन, किसी एक पारी के नहीं, सभी पारी के। देखिए एक बार वापिस, देखिए एक बार, लगभग 44 पेज की पीपीटी हो गई और जिसमें आपको लगभग हर क्वेश्चन के प्रूफ दिया गया है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगाएं, लगभग बता दिए 4 से 5 क्वेश्चन है जो डाउट वाले हैं, उनका या तो आंसर गलत माना गया है या फिर उसके ऑप्शन अलग थे या फिर वो क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले हैं। और आपको पता है ऑब्जेक्शन के 2 आधार होते हैं, या तो उसके कोई क्वेश्चन का आंसर 1 से अधिक हो, सॉरी 3 होते हैं, या फिर क्वेश्चन गलत हो, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें कंफ्यूजन हो यानी क्लियरिटी न हो, आपस में वेगी वाला हो, विद्युविधा उत्पन्न करे, उसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन कल से स्टार्ट होंगे, 8 तारीख से आप ऑब्जेक्शन लगाएं। जितने भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उन क्वेश्चन को भेज दें हमारे पास, हम आपको उसका प्रूफ भेज देंगे आपके पास, उन प्रूफ के साथ आप ऑब्जेक्शन लगाएं। तो ऑब्जेक्शन लगाने का प्रत्येक क्वेश्चन की 100 रुपए फीस होगी। आप 100 रुपए से नहीं घबराएं, क्योंकि यदि एक क्वेश्चन भी यदि ऑब्जेक्शन लगाते हैं और उसका आंसर बोर्ड के द्वारा आपके द्वारा जो राइट आंसर वो मान लिया जाता है या फिर इसको डिलीट कर दिया जाता है, आपको बोनस बढ़ेगा। और आपको पता है 1 या 2 नंबर फाइनल मेरिट के लिए काउंट में भी लोगों की भीड़ लग जाती है, ठीक है। इसलिए आप इन पर ऑब्जेक्शन लगाएं और फिर भी आपको किसी तरह कोई और क्वेश्चन में डाउट हो तो हमारे पास भेज सकते हैं, हम आपको उसका प्रूफ 100% देंगे। देखिए आपको प्रूफ बता दिया, आपने हर क्वेश्चन को प्रूफ भी देखा होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको प्रूफ नहीं दिया क्योंकि वो डाउट वाले थे नहीं, बच्चों को कंफ्यूजन थे, उनकी प्रॉपर तैयारी न होने के कारण। और आपको इसी के साथ किसी और भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट करें और हमें बताएं।